अध्याय 37 मिलिट्री सिलेक्शन प्रोसेस। अनिकेत जिंदल ने खुशी में चिल्लाते हुए कहा, आखिर कौन है वह। प्रेसिडेंट ने अनिकेत जिंदल को जैसे ही उसका नाम बताया उसके हाथों से फोन छूट कर गिर गया। उसके हाथ पैर फ्रिज हो चुके थे। मिस्टर प्रेसिडेंट ने कहा था कि उसका नाम है ड्यूक। का नाम सुनते ही अनिकेत जिंदल के खून का दौरा बढ़ गया। उसके मुंह से एकदम निकला, क्या कहा तुमने मिस्टर ड्यूक? क्या वो इस मुकाबले में हमारी हेल्प कर पाएंगे कि हमें तो अभी तक उनका लेवल भी नहीं पता। मिस्टर प्रेसिडेंट ने मुस्कुराते हुए कहा, इस मुकाबले से हमें उनकी स्ट्रेंथ का भी पता लग जाएगा। मिस्टर अनिकेत जिंदल ने कहा, तुमने सभी के बॉडी स्कैनिंग टेस्ट तो करवाए थे, उस बॉडी स्कैनिंग का रिजल्ट क्या रहा? मिस्टर प्रेसिडेंट ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, हमने सभी की बॉडी स्कैनिंग टेस्ट किया था, उनमें से कोई भी नहीं छूटा था और फिर भी पता नहीं मिस्टर ड्यूक वहां से कैसे गायब हो गए थे, उनका कुछ पता नहीं लग पाया था। मिस्टर अनिकेत जिंदल ने कहा, आपका कहने का क्या मतलब है, कोई ऐसे कैसे गायब हो सकता है? मिस्टर प्रेसिडेंट ने कहा, अगर ये वही है जिसके बारे में महात्माओं ने हमें बताया है तो हमारी आंखों के आगे से गायब होना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस बात पर मिस्टर जिंदल भी अग्री थे। अनिकेत जिंदल ने कहा कि जब हमें उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो हम उन्हें तलाश कैसे करेंगे? मिस्टर प्रेसिडेंट ने कहा, ये तुम मुझ पर छोड़ दो और बस आगे की तैयारियों पर ध्यान दो, क्योंकि सभी महामहिम मिलकर इस बार एक महासभा का आयोजन कर रहे हैं। उनके कुछ अपने तरीके हैं इस बात की पुष्टि करने के लिए कि यह लड़का वही है। अब तुमसे जो कहा गया है बस उस पर ध्यान दो। इसके बाद उनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। दूसरी तरफ विराट ने अभी तक अपना लेवल नहीं बढ़ाया था, बस वह डिवाइन लेवल पर ही पहुंच था। विराट ने अपना लेवल इसलिए नहीं बढ़ाया था क्योंकि वह लो प्रोफाइल रहना चाहता था। अगर वह अपना लेवल और बढ़ा लेता तो उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी आ जाती है, जिससे वह अपने वह टाइप एवोल्यूशन के लेवल पर ध्यान नहीं दे पाता। इसलिए वो कभी भी लाइमलाइट्स में नहीं आना चाहता। वो दोनों मिलिट्री सेंटर पर पहुंच चुके थे। यहाँ पर वीना, मोक्ष, अश्विन, सन्नी सभी लोग मौजूद थे। जोया तो बस निधि को ही घूरे जा रही थी। यहाँ पर विराट की बहन वैदिका भी मौजूद थी। विराट को ध्यान में आया कि उसे अपनी बहनों का लेवल तो अभी नहीं किया, उस पर अब बस सुप्रीम लेवल के ही एबिलिटी पॉइंट्स अवेलेबल थे। उसने वेदिका को साइड में ले जाते हुए कहा, क्या तुम भी यहाँ पर सिलेक्शन के लिए आए हो? वैदिक ने हाँ में सिर हिला दिया। विराट ने उससे कहा, अभी मुझे अपने दोनों हाथ दो और मैं जो करने जा रहा हूँ उसके बारे में हमारे अलावा किसी और को नहीं पता चलना चाहिए। वेदिका को उसकी बात समझ नहीं आई, पर फिर भी वेदिका ने अपने दोनों हाथ विराट के हाथों में रख दिए। विराट ने उसके हाथ पकड़ने के बाद एलिस से एबिलिटी पॉइंट ट्रांसफर करने के लिए कहा। ट्रांसफर प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी। कुछ ही देर में ट्रांसफर प्रोसेस फिनिश हो गई थी। उसके बाद वेदिका तो बस अपने भाई को शौक होकर घूरे ही जा रही थी। अब उसे विराट की बातों का मतलब समझ आ गया था, जो उसने पहले कही थी कि ये सब हमारे बीच ही रहना चाहिए, क्योंकि वेदिका के सिस्टम ने उसे बताया कि आपने सुप्रीम बीस्ट लेवल के एबिलिटी पॉइंट्स कंज्यूम कर लिए हैं, सुप्रीम लेवल के 1 स्टार पर हो। वह ये सब सुनकर शॉक थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कितनी छोटी उम्र में सुप्रीम लेवल हासिल कर लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके भाई ने ये सब कैसे किया। वेदिका के हैरानी वाले एक्सप्रेशन देखकर विराट के फेस पर मुस्कान आ गई। विराट ने वेदिका से कहा, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हो, इस सब के बारे में घर जाकर बात करेंगे। वेदिका ने विराट की बात सुनकर हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद वे दोनों भी एक बड़े से हॉल में जाकर सभी के खड़े हो गए। निधि तो बस रात को ही देखे जा रही थी। विराट ने भी उसको देखकर हल्की सी स्माइल पास कर दी। वहां पर ऑफिसर ऋत्विक मेहरा आ चुके थे। उन्होंने सिलेक्शन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी थी। जॉय अपने मन में ये सोचकर खुश हो रही थी कि वह भी सुप्रीम लेवल के 1 स्टार रैंक पर पहुंच गई है, और उसे क्या पता था कि आज उसे बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। ये प्रक्रिया छोटी एज से स्टार्ट की गई थी, इसीलिए वेदिका का नंबर जल्द ही आ गया। जब वेदिका का सिलेक्शन पीरियड खत्म हुआ तो वहां पर खड़े सभी लोग हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये छोटी सी बच्ची सुप्रीम लेवल पर कैसे हो सकती है। ऑफिसर ऋत्विक मेहरा भी ये रिजल्ट देखकर हैरान थे, पर वेदिका की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। ऋत्विक मेहरा मन ही मन सोच रहे थे, शायद उस ग्रह पर कुछ लोग ज्यादा की एडवांस। उन्होंने वेदिका को सुप्रीम ऑफिसर की रैंक से सम्मानित किया और वेदिका के नाम सबसे छोटी उम्र में सुप्रीम लेवल पर पहुंचने का रिकॉर्ड दर्ज कर दिया। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ गई। धीरे धीरे सबका नंबर आ गया था। अब बारी निधि की थी। जैसा ही निधि का सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हुआ, सब लोग एक बार फिर से हैरान हो गए थे।
इतनी छोटी सी उम्र में कोई कैसे सेलेस्टियल लेवल पर पहुंच सकता है। पर ऋत्विक मेहरा इस बात से हैरान थे कि मिस निधि सेलेस्टियल लेवल के 5th स्टार पर है। ऋत्विक मेहरा खुद सिल्वेस्टर लेवल के 4 स्टार पर थे। इस बार तो उसकी हराने का ठिकाना ही नहीं था। सभी लोग तो बस फेमस एरिस्टोक्रेट को बस देखे ही जा रहे थे। ऋत्विक मेहरा ने निधि को किसी भी रैंक से सम्मानित नहीं किया था, क्योंकि अपने से ऊपर रैंक से सम्मानित करने की अथॉरिटी उसके पास भी नहीं थी। इसलिए मिस्टर मेहरा ने निधि से माफी मांगते हुए उसे सारी बात बता दी थी। मिस निधि को भी एक बार में ही सभी बातें समझ आ गई थी, इसलिए उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हाँ में सिर हिला दिया। वहां खड़े सभी ऑफिसर्स तो ये देखकर हैरान थे कि उस छोटी सी लड़की का लेवल उनके लीडर से भी ऊपर था। मिलिट्री सिलेक्शन प्रोसेस खत्म होने ही वाला था। इस बार विराट की बारी थी। जब उसका सिलेक्शन प्रोसेस खत्म हुआ तो उसे डिवाइन लेवल के ऑफिसर की रैंक दे दी गई थी। अश्विन, वानी सभी इसी लेवल पर थे। निधि को विराट की रैंक देखकर बहुत दुख हुआ था, क्योंकि वो सिर्फ इतना चाहती थी कि बस वो विराट के साथ रहे। पर ये पॉसिबल नहीं था। निधि की आंखों से आंसू छलक गए, पर उसे नहीं पता था कि विराट की तेज नजरों ने उसके गिरते हुए आंसुओं की बूंदों को नोटिस ले लिया था। वो धीरे से चलकर निधि के पास गया और उसने उसके कान में कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मेरे लिए आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर हड़बड़ा सी गई। उसने जल्दी से अपने आप को नॉर्मल किया। उसके बाद निधि विराट से बोली, मैं क्यों तुम्हारे लिए आंसू बहाऊंगी। विराट उसकी बच्चों जैसी हरकतें देखकर मुस्कुराने लगा। सभी लोग उन दोनों को जालन की नजरों से देख रहे थे। प्लीज शेयर 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 माई स्टोरी ऑन पॉकेट नॉवेल्स। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। कहाँ ये लूजर और कहाँ हमारी फेमस एरिस्टोक्रेट। इस लड़के की हिम्मत तो देखो, ऐसे मुस्कुराकर मिस निधि से बात कर रहा है। विराट को क्या पता था कि वह कुछ ही सेकंड्स में वहां पर खड़े सभी लड़कों का दुश्मन बन गया था। विराट ने एक गहरी सांस भरी और निधि से कहा, आई लव यू, और इतना कहकर वहां से स्पीड में दौड़ गया। मिस निधि तो अभी उसकी इस हरकत से ही बिल्कुल शॉक थी। उसके जाने के बाद मिस निधि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वेदिका ने भी अपने भाई को वहां से दौड़ते हुए देखा था, पर उसे समझ नहीं आया कि विराट इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा। मिलिट्री सिलेक्शन प्रोसेस खत्म हो गया था। लाखों लोगों को उनकी रैंक मिल गई थी। अब से वो सभी इस पृथ्वी ग्रह का हिस्सा बन गए थे। मिलिट्री सिलेक्शन अभी खत्म हुआ था कि तभी रेड अलर्ट जारी हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। आखिर विराट ने निधि को आई लव यू क्यों बोला। क्या विराट निधि के साथ कोई मजाक कर रहा था या उसने सीरियसली अपना लव कन्फेस किया था। आखिर यह रेड अलर्ट क्यों जारी हुआ था। क्या इस शहर से कोई खतरा आने वाला था। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे सुपर वॉरियर विराट। अध्याय 38 श्वेत ग्रह पर विराट। लाखों लोगों को उनकी रैंक मिल गई थी। अब से वो सभी इस पृथ्वी ग्रह का हिस्सा बन गए थे। मिलिट्री सिलेक्शन अभी खत्म हुआ था कि तभी रेड अलर्ट जारी हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। तभी पूरे शहर में अनाउंसमेंट होने लगी कि फ्लावर वैली इन दान गर्ल्स जोन। ये सुनते ही विराट के कान खड़े हो गए। वो जल्दी से फ्लावर वैली की तरफ निकल गया। उसकी स्पीड बहुत कम थी, इसलिए उसके आने से कोई आवाज नहीं हुई। जब ड्यूक फ्लावर वैली की तरफ पहुंचा तो उसे वहां पर उसकी इंस्टिंक्ट एबिलिटी ने कोई सिग्नल नहीं दिया और न ही उसे वहां पर कोई खतरा महसूस हुआ। विराट वहां से वापस जाने ही वाला था। सभी हायर रैंक ऑफिसर्स ड्यूक को मिस्टर प्रेसिडेंट के पास लेकर गए। वहां एक रूम में मिस्टर प्रेसिडेंट मिस्टर जिंदल के साथ बैठे हुए थे। मिस्टर ड्यूक ने आते ही उन दोनों से कहा, आखिर मुझसे मिलने के लिए इतनी प्लानिंग करने की क्या जरूरत थी। मिस्टर प्रेसिडेंट ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हमें तुमसे कांटेक्ट करने का कोई और रास्ता होता तो हम ये कदम नहीं उठाए थे। ना ही तो हमें तुम्हारे ठिकाने का पता है और न ही हमारे पास तुम्हारा कांटेक्ट नंबर्स है। विराट को भी मिस्टर प्रेसिडेंट की बात सही लगी, पर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर प्रेसिडेंट उससे बुला क्यों रहे थे। विराट ने सीधा मुद्दे पर आते हुए प्रेसिडेंट से पूछा, आखिर आपने मुझे याद क्यों किया। मिस्टर प्रेसिडेंट ने उससे कहा कि हमारे पृथ्वीवासियों पर एक बहुत बड़ा खतरा गया है और जिसकी शुरुआत कल से हो रही है। विराट को उनकी बात समझ नहीं आई। उन्होंने विराट से कहा, हमने एक ग्राहक की तलाश की है और पिछले 10 सालों से हमारे और महामानवों के बीच उस ग्रह को लेकर लड़ाई चल रही है। ये महामानव टाइरस ग्रह के वासी है। उस लड़ाई में अब तक हमारे लाखों हाई रैंक ऑफिसर मारे जा चुके हैं और उनके भी अभी तक लाखों आदमी मारे जा चुके। उस ग्रह के वातावरण में उन महामानवों की स्ट्रेंथ कुछ कमजोर पड़ जाती है।
इसलिए उन्होंने इस सब को रोकने के लिए एक मुकाबले का आयोजन किया है। अगर हम इस कंपटीशन में हार जाते हैं तो उस ग्रह पर अगले 1 साल तक उनका अधिकार रहेगा, और अगर हम जीत जाते हैं तो अगले 1 साल तक हमारा अधिकार रहेगा। उन्होंने एक वार्निंग और दी है, अगर हम इस मुकाबले के लिए माना कर देते हैं तो वे अब पूरी सेना के साथ हमसे युद्ध करेंगे और वे पृथ्वी पर भी अटैक कर सकते हैं। विराट ने मिस्टर प्रेसिडेंट और अनिकेत जिंदल से कहा, आप दोनों को इस बारे में क्या कहना है? उन दोनों ने कहा, हम चाहते हैं कि पृथ्वी ग्रह की तरफ से तुम इस मुकाबले में शामिल हो जाओ। विराट ने उन दोनों से कहा, अगर मान लो मानव जाति उस मुकाबले को जीतने भी जाती है तो इसकी क्या गारंटी कि उसके बाद वो 1 साल तक उस ग्रह से दूर रहेंगे? मिस्टर प्रेसिडेंट ने विराट से कहा कि टाइरस ग्रह के 10वें किंग ने इस बात का आश्वासन दिया है कि इस मुकाबले की सभी शर्तों को माना जाएगा और जो जीतेगा ये श्वेत ग्रह 1 साल तक उसी का रहेगा। बीते हुए पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि टाइरस के किंग अपनी जुबान के पक्के हैं, पर मिस्टर प्रेसिडेंट और मिस्टर जिंदल को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे लोग पिछले 10 सालों से उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। उन सभी की प्लानिंग कुछ और ही थी। मिस्टर प्रेसिडेंट की बात सुनकर विराट मुस्कुराने लगा। विराट ने उनसे कहा, अगर आप मेरा जवाब सुनना चाहते हैं तो मेरी तरफ से ना है। मिस्टर जिंदल ने कहा, क्या तुम इस समस्या को हल करने के लिए हमारी थोड़ी सी भी मदद नहीं कर सकते? आए विराट ने उनसे कहा, अगर आप इस समस्या को हल करने के लिए मेरा साथ चाहते हैं तो आपको मेरी एक छोटी सी बात माननी होगी। मिस्टर प्रेसिडेंट ने जल्दी से पूछा, और वह बात क्या है? विराट ने कहा, आप उन्हें महामानव से इस मुकाबले के लिए माना कर दीजिए। विराट की बात सुनकर दोनों लोग हैरान और परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर ड्यूक की बातों का वे सभी क्या जवाब दे। तभी विराट ने मिस्टर प्रेसिडेंट से कहा, अगर आपको मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा है तो इस मुकाबले के लिए उनसे माना कर दीजिए, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बाद में आप सिवाय पछताने के और कुछ नहीं कर पाएंगे। कि पीछे से किसी की लाउडस्पीकर में बोलने की आवाज आए, मिस्टर ड्यूक, आपको मिस्टर प्रेसिडेंट ने याद किया है। विराट जाता हुआ रुको गया और उस आवाज की तरफ चला गया। वहां हायर रैंक ऑफिसर्स का इंतजार कर रहे थे। मिस्टर प्रेसिडेंट विराट की बात सुनकर दुविधा में पड़ गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे हमें क्या करना चाहिए, पर उन्होंने सारी बातों को अपने दिमाग से निकालकर मिस्टर ड्यूक पर ही विश्वास करना ठीक समझा। वैसे भी ड्यूक के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। अनिकेत जिंदल ने भी जबरदस्ती मिस्टर प्रेसिडेंट की हाँ में हाँ मिला दी। उसके बाद ड्यूक ने कहा, मैं उस ग्रह पर जाना चाहता हूँ। मिस्टर प्रेसिडेंट ने विराट को टेलीपोर्टेशन का यूज करके उस ग्रह पर भेजने का इंतजाम कर दिया। कुछ देर बाद सारी प्रोसेस पूरी होने पर भी विराट को उस श्वेत ग्रह पर भेज दिया गया। उसके बाद मिस्टर जिंदल ने मिस्टर प्रेसिडेंट से कहा, क्या लगता है तुम्हें, क्या हमने इनकी बात मानकर ठीक किया? मिस्टर प्रेसिडेंट ने कहा, इस बात का तो मुझे नहीं पता, पर पता नहीं क्यों मिस्टर डू के सामने मैं उनकी बात मानने से इनकार ही नहीं कर पाया। अगर ये लड़का वही है जिसके बारे में महामहिमों ने हमें बताया है, हमें इसकी बातों पर विश्वास करना ही होगा, क्योंकि इसकी बात को टालने का सामर्थ्य हमारे पास नहीं है और उसके दिमाग में कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। वो ऐसे ही बिना किसी कारण के हमसे मुकाबले के लिए माना नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ विराट उस ग्रह पर टेलीपोर्ट हो चुका था। जब विराट टेलीपोर्ट डिवाइस से बाहर निकला तो उसे दूर दूर तक बर्फ के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। उस गिराया की पूरी जमीन बर्फ से ढकी हुई थी, शायद इसलिए ही उसे श्वेत ग्रह कहा जाता था। उस ग्रह पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। विराट ने सोचा कि ऐसा इस ग्रह में क्या है जो कि सभी लोग इस ग्रह के लिए लड़ रहे हैं। आखिर महामानवों को इस ग्रह से क्या चाहिए? अगर यहाँ पर उनकी स्ट्रेंथ कम होती है तो वह इस ग्रह पर क्यों अधिकार करना चाहते हैं? विराट अभी सोच ही रहा था कि तभी एलिस ने उससे कहा कि यहाँ की हवा में कुछ अलग ही एनर्जी है। जब विराट ने भी उसकी बातों पर ध्यान दिया तो उसे भी लगा कि वह यहाँ पर काफी एनर्जेटिक फील कर रहा है। अब उसे धीरे धीरे सारी बातें समझ आ रही थी कि क्यों ताइरुस ग्रह के महामानव नहीं चाहते कि इंसान इस ग्रह पर अपना अधिकार करे। पर उसे यह बात समझ नहीं आ रही थी, अगर यहाँ की हवा में इतनी एनर्जी है तो इन महामानवों में ये अफवाह क्यों फैलाए कि यहाँ के वातावरण में उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इसके पीछे उनकी जरूर कोई प्लानिंग है और मिस्टर प्रेसिडेंट में बताया था कि उनके भी लाखों लोग मारे गए हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? विराट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, तभी उसकी नजर वहां पर एक ह्यूमन कैंपस पर पड़ी। वह कैंपस बहुत ज्यादा बड़ा था। वह कैंपस अकेला ही उनके 10 मिलिट्री कैंपसों के बराबर था। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ह्यूमंस ने ये पर अपना इतना स्ट्रॉन्ग बस बना लिया है।
उस ह्यूमन कैंपस में सुप्रीम लेवल और उससे ऊपर लेवल के ह्यूमंस को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था। अब समझ में आया कि मिस्टर प्रेसिडेंट और मिस्टर जिंदल इस ग्रह को क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने वहां पर इस बहस को बनाने के लिए अपना बहुत कीमती समय और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट खर्च की होगी। और इसी ह्यूमन कैंपस की वजह से शायद मुंबई शहर के लोगों का लेवल इतनी जल्दी अपग्रेड होता है। पृथ्वी पर मिस्टर प्रेसिडेंट और मिस्टर जिंदल आपस में बात कर ही रहे थे कि एक मिलिट्री ऑफिसर उनके पास दौड़ता हुआ आया और उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। उसने हड़बड़ाते हुए मिस्टर प्रेसिडेंट से कहा, सर, वो उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, वो घबराया हुआ था। आखिर वो ऑफिसर इतना घबराया हुआ क्यों था? वह क्या बात बताने के लिए मिस्टर प्रेसिडेंट के पास दौड़कर आया था? स्टोरी आगे और भी इंटरेस्टिंग है। आगे जानने के लिए जुड़े रहे सुपर वॉरियर विराट।